ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। बहुत लंबे समय से आप लोगों को प्रतीक्षा रही होगी जो अब समाप्त होने वाली है। इस बार मैं जो ये वार्षिक राशिफल है उसको कई हिस्सों में लेकर के आ रहा हूं, जिसमें पहला हिस्सा जो देने जा रहा हूं वह है वार्षिक सारांश। हर राशि के लिए मैं वार्षिक सारांश दूंगा, उसके बाद अलग अलग विषयों पर आपको अलग अलग वीडियो थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। तो कई वीडियो आएंगी, अभी उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बता रहा हूं कि कई वीडियो आने वाली है और विस्तार से इस बार जो मैं आपको राशिफल 2025 का देने वाला हूं। अभी जो बात करेंगे वो वार्षिक सारांश की बात करेंगे हर राशि वालों के लिए, लेकिन जो मुख्य बातें पूरे वर्ष में रहने वाली हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बातें रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए, जब चर्चा करूंगा तो इसमें तो भाई शुभ बात भी होगी और अशुभ बातें भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो उससे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दे दूं, ढेर सारी शुभकामना दूं, और जितनी विघ्न और बाधाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो खूब अच्छी हों ही, लेकिन अगर कोई विघ्न और बाधा आने के संकेत सितारे दे रहे हैं तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दूर हों और आपके जीवन में चहुमुखी विकास और कल्याण भगवान शिव करें। इस प्रार्थना के साथ जो है वो मैं राशिफल प्रारंभ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इस वर्ष की मुख्य बातें ग्रहों के दृष्टिकोण से क्या हैं, और उसके बाद एक एक करके सभी राशियों के लिए वार्षिक सारांश। तो आइए देखते हैं मुख्य बातें इस वर्ष क्या हैं जो सभी राशियों के ऊपर लागू होंगी। एक बात और बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है उसे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर आप उसे मत देखिए। दूसरा, कितना भी हम लोग मेहनत करें, राशिफल सामान्य ही होता है, इसको अंतिम ना माने। इसकी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि मेहनत बहुत किया जाता है तो संभावनाओं की संभावना भी बहुत अधिक होती है। फिर भी इसे आप सामान्य मानिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी वो आपके अपनी कुंडली की क्या स्थिति है, वर्तमान में आप किस दशा अंतर या प्रत्यंतर से गुजर रहे हैं, स्थायी जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं, और वे ग्रह इस समय किस स्थिति में है, इस पर निर्भर करती हैं। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करते हैं राशियों की, जिसमें वर्ष की मुख्य बातें पहले प्रारंभ करते हैं। शनि का गोचर मीन राशि में 29 मार्च को होगा। शनि, देखिए, शनि, राहु, केतु और गुरु ये बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि एक इनकी दशांतर हो ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यंतर में सूक्ष्म प्राण में टकराते ही टकराते हैं और आपके जिस भाव में रहेंगे वहाँ लंबे समय तक रहते हैं। तो शनि देव जो है वो 29 मार्च तक अपनी कुंभ राशि में है, लेकिन 29 मार्च 2025 से वो आ जाएंगे मीन राशि में। राहु और केतु का गोचर जो है वो 29 मई 2025 को जो है वो कन्या और मीन में अभी गोचर राहु केतु का चल रहा है, वहाँ से यह सिंह और कुंभ में हो जाएंगे, अर्थात केतु सिंह में चले जाएंगे और कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। तो वर्ष के दौरान बीच में चर्चा किया जाएगा क्या प्रभाव होगा, लेकिन मुख्य बातें समझ लें। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ रहे हैं, अभी वृषभ में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कर्क में जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन पुनः 5 दिसंबर को मीन में आ जाएंगे। तो अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं, मिथुन राशि को प्रभावित कर रहे हैं और कर्क राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गुरु जो है वो थोड़ा सा इस बार जो है वो आपको अस्थिरता देने की स्थिति बना रहे हैं। 7.5 की अगर मैं बात करूं तो 7.5 चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर जिसकी चंद्र राशि कुंभ है उनके लिए अंतिम शनि की ढैया शुरू होगी, क्योंकि जब मीन राशि में जाएंगे तो मीन वालों के लिए मध्य 7.5 क्षमा करिएगा 7.5 शुरू होगी, कुंभ वालों के लिए अंतिम, मीन वालों के लिए मध्य और मेष के लिए 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ इस वर्ष होगा 29 मार्च के बाद। ढैया की बात करूं तो चंद्र राशि से ही ढैया भी देखी जाती है। अभी कर्क और वृश्चिक को प्रभावित कर रहे हैं, दोनों से ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह और धनु के लिए जो है वो शनि की ढैया प्रारंभ होगी। सभी राशियों के लिए जो यह वर्ष है वह 2 तरह का प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो प्रमुख प्रभावशाली लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं राहु, केतु, बृहस्पति और शनि,
ये मोटा मोटी, क्योंकि 29 मार्च को शनि का हो रहा है, तो आप अप्रैल और बाकी जो परिवर्तन है वो मई में होने वाले हैं। तो मोटा मोटी आप अप्रैल मई ले लीजिए। हमने मई को ले लिया है महीना मिड। मई से पहले हर लोगों के लिए कुछ प्रभाव वर्ष का अलग होगा और मई के बाद जो है वो कुछ प्रभाव अलग होगा। कुल मिला के थोड़ा सा यह वर्ष अस्थिरता देने वाला होगा लगभग सभी राशियों के लिए। किस किस के क्षेत्र में क्या होगा मई से पहले और मई के बाद, उस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वर्ष में 4 ग्रहण 2 मार्च के महीने में 14 और 29 तारीख को और 2 सितंबर के महीने में 7 और 21 तारीख को लगने वाले हैं। तो यह वर्ष का ग्रहों का सारांश मैंने देने का प्रयास किया। अब एक एक करके बात करूंगा कि आपकी लग्न राशि के अनुसार मई से पहले क्या इस वर्ष का सारांश है और मई के बाद क्या इस वर्ष का सारांश है। कहते हैं कर्क लग्न राशि जिनकी है उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के सितारे संकेत दे रहे हैं आपके लिए। और जैसा मैंने पहले भी बताया है भूमिका में कि यह जो मैं देने जा रहा हूँ राशिफल, यह वार्षिक सारांश के रूप में है। लगभग हर क्षेत्र में मोटा मोटी एक लाइन में बात आप समझें कि क्या होने की संभावना यह वर्ष बता रहा है। बाकी अन्य अलग अलग विषयों पर, स्वास्थ्य पर, विवाह को लेकर के, करियर को लेकर के या सावधानी उपचार क्या हो, उन पर मैं अलग अलग वीडियो दूंगा ताकि जिसको जिससे संबंधित हो उस वीडियो को केवल देख ले। तो सारांश स्वरूप जो है वो कर्क वालों के लिए क्या यह वर्ष दिखा रहा है, संकेत दे रहा है। कर्म से भाग्य को बदलते हैं, इसलिए हमेशा अपने कर्म पर भरोसा करिए। ज्योतिष की सहायता एक रोड मैप के रूप में लीजिए कि ये ऐसी संभावना बन रही, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ ज्योतिष जो है वो बहुत आपके लिए कारगर है। 2 हिस्सों में, जैसा मैंने पहले भी बताया है, बांटा हुआ है। मई तक क्या ग्रहों की स्थिति है और मई के बाद की क्या स्थिति आपके लिए बन रही है। वर्ष का जब प्रारंभ होगा उस समय अगर देखा जाए तो जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए रहने वाली है, बड़े 4 ग्रहों की बात करता हूँ, बाकी ग्रह तो आते जाते रहते हैं बीच में। बृहस्पति आपके एकादश भाव में आय स्थान पर, राहु आपके भाग्य स्थान पर मीन राशि के, शनि आपके अष्टम में कुंभ राशि के और केतु जो है वो आपके तीसरे भाव में कन्या राशि के रहने वाले हैं मई तक, वर्ष के प्रारंभ में। मई के बाद जो ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी कि शनि आपके भाग्य स्थान पे आ गए हैं मीन राशि के, राहु आपके अष्टम में होंगे, केतु आपके सेकेंड हाउस में, बृहस्पति आपके द्वादश भाव में। बृहस्पति इस बार आपके पूरे वर्ष में वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, इनमें जो है वो भ्रमण करेंगे। थोड़ी अस्थिरता बृहस्पति सभी लोगों के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वर्ष के प्रारंभ से मई तक जो है वो मोटा मोटी क्या सितारे संकेत दे रहे हैं आपके लिए। पहली बात तो यह है कि आय में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में इनकम बेहतर रहेगी, आय में वृद्धि का संकेत मिल रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यह सामान्य सफलता का वर्ष शुरुआत में रहने वाला है। यह सामान्य सफलता देगा, यानी विशेष सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रयासों को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, भटकाव को कम करें। अड़चनें परेशान कर सकती हैं कुछ मामले में, सावधानी उपचार के दौरान इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो सारांश दे रहा हूं उसमें यह बात निकल कर आ रही है कि यह सामान्य सफलता देने वाला वर्ष है। बहुत विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो विशेष प्रयास करना चाहिए। संतान से बहुत लोगों के लिए परिस्थितिवश दूरी बन सकती है। कई बार होता है बच्चा उत्पन्न हुआ, आप किसी कार्य व्यवसाय से बाहर चले गए, मदर हैं उनकी वो वर्किंग में है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चा नानी के पास है, दादी के पास है, वो नहीं देख पा रही हैं। बच्चा बड़ा है तो वो पढ़ने कहीं चला गया, यानी कुछ न कुछ इस तरह की परिस्थितियां बहुत से लोगों के लिए बन सकती हैं जहां पर संतान से कंडीशनल डिस्टेंस बने। स्वास्थ्य के लिए यह समय बहुत प्रतिकूल है। स्वास्थ्य के लिए समय कर्क वालों के लिए लंबे समय तक ठीक नहीं चल रहा है और यह भी जो प्रारंभ का समय है वर्ष के, वह सेहत के लिए ठीक नहीं है। चोट चपेट की भी संभावना बना रहा है। तो अगर आप कर्क लग्न के हैं और कहीं दशा अंतर्दशा ऐसी प्रभावित कर रही है तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। भाग्य जो है वो रुकावट डालेगी। भाग्यवश जो काम है उनमें आपको
कठिनाई होगी, चीज़ों में अवरोध महसूस होगा। जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं उसमें हर काम में कुछ न कुछ हर्डल, जहाँ लक वाला मामला आता है वहाँ आपको जो है वो रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम हो तो आपको बचना चाहिए। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। वाहन इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो उसका सुख वर्ष का पहला हिस्सा आपको दे रहा है, वाहन सुख प्राप्त होगा। करीबी लोग जो हैं उनसे हानि का योग है, तो करीबी लोगों से थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि भाई मई के बाद क्या स्थिति बन रही है आपके लिए इन सब मामलों में, तो एक तो कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र जो में आपका इम्पॉर्टेंस बढ़ेगा। कई बार होता है ना कि जब आप काम करते हैं लेकिन लोग आपको महत्व तो नहीं देते, लेकिन महत्व अब देंगे और कुछ बेहतर होगा। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बन रहा है। अगर मई के बाद कोई प्लेस में चेंज आता है, आपके दायित्वों में कोई परिवर्तन आता है, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा, अच्छा होगा, ले लेना चाहिए गोचर के हिसाब से। बाकी तो कुंडली ही मुख्य वो करेगी, लेकिन एक सामान्य राशिफल दिखा रहा है कि आपके लिए जो है वो स्थान परिवर्तन लाभकारी है और भाग्य भी प्रबल होगी। जहाँ भाग्य पहले अवरोधक हो रही थी वहाँ भाग्य का साथ आपके लिए कुछ हद तक मिलने लगेगा और भाग्य का साथ जो है आपको प्राप्त होगा। कई लोगों के लिए जो व्यापार में काम करते हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना बन रही है। कार्य व्यापार में बहुत वृद्धि हो ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। बचत को लेकर के आपको विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चाहे इनकम भी बढ़े, आय में अप्रत्याशित वृद्धि हो, लेकिन सेविंग्स नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि इनकम बढ़े, आप उसको कहीं और री इन्वेस्ट कर दें और लगा दें, तो सेविंग जो है, सेविंग वाला हिस्सा आपका खाना जो है, तिजोरी जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं खाली रहेगी, प्रभावित रहेगी। पेट संबंधित समस्याओं से आप परेशान रहेंगे, अतः पेट का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। भाई बहनों के लिए कष्टकारी समय दिखाई दे रहा है। उनसे संबंधित चीज़ों में कठिनाई आपको भी महसूस होगी, संबंधों में भी कुछ कठिनाई आएगी और उन्हें भी कहीं कोई पीड़ा हो। हालांकि दूसरे की कुंडली दूसरे के लिए संकेत देती है, जरूरी नहीं कि वो हो, उसके लिए उनकी कुंडली में भी अगर उसी तरह का योग बन रहा है तो परेशानी बढ़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली कम से कम संकेत दे रही है कि भाई बहनों से के मामले में संबंध है, चाहे कुछ न कुछ कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो रही है। जमीन जायदाद के लिए समय अनुकूल है, अतः आप कहीं कोई जमीन जायदाद लेना चाहते हैं तो मई के बाद प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बिना मुहूर्त में की हुई चीज़ें जो है वो आगे चलकर या किसी न किसी समय पर बहुत परेशानी करती हैं। फिर आप वास्तुविद को दिखाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, बहुत लाभ नहीं होता। इसलिए जब आप, और कई बार मैं देखता हूँ कि ज़मीन जायदाद के मामले में लोग बयाना दे देते हैं, एडवांस दे देते हैं, फिर पूछते हैं कि सर वो बाकी पैसा देना है कब देंगे। नहीं, आप जिस दिन 1 रुपये भी किसी ज़मीन के नाम पे देके जो पहला एग्रीमेंट करते हैं ना, वो मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय मुहूर्त आप देखें। बाकी तो ऑनगोइंग प्रोसेस है कि आप उसमें फिर 2 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ, जिस दिन भूमि या फ्लैट या ज़मीन जायदाद जो भी आप ले रहे हैं उसका जिस दिन रेट तय हुआ, जिस दिन कंडीशन तय हुआ और जिस दिन आपने पेपर पे, चाहे वो कच्चे पेपर पे साइन कर रहे हो आपने, क्योंकि सरकार ज्योतिष के मामले में कच्चे पक्के का कोई मतलब है नहीं, तो और उस दिन आप कोई एडवांस दे रहे हैं तो वो डेट महत्वपूर्ण होती है। तो कभी भी आप ज़मीन जायदाद लेने जा रहे हो तो मुहूर्त आप पूछें, 2 मुहूर्त, एक तो जब जिस दिन फर्स्ट डे आप बयाना देने जा रहे हो, एडवांस देने जा रहे हो, और फिर गृहारंभ कब करना है उसका मुहूर्त आप पूछ सकते हैं। घर बनवाना है तो, फ्लैट वेट का मामला हो तो फिर आप, रजिस्ट्री तो आपके हिसाब से होगी नहीं, वो तो जो बिल्डर का डेट होगा या जो कोर्ट कचहरी का डेट होगा उसके हिसाब से होगा। गृह प्रवेश का मुहूर्त आप जरूर देख लें। तो ये ध्यान रखें। ऐसे ही चलते चलते बात याद आ गई तो बता दिया मैंने। संतान के दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है, कुछ न कुछ कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है वर्ष के अंतिम भाग की अगर मैं बात करूं तो यह था कर्क लग्न राशि वालों के लिए इस वर्ष का सारांश। अभी कर्क वालों के लिए मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, वो अलग अलग वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा। अभी सिर्फ सारांश की बात की, ताकि एक जैसे एक कुंजी होती है ना, गाइड जिसको बोलते हैं, जिसमें एक एक लाइन में बातें लिखी रहती हैं, उस तरह से मैंने इस बार प्रयोग किया है कि मैं आपको चीज़ें दूं। आपका आने वाला समय 9 वर्ष शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।